गाइस, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। हम देख रहे थे अधिगम के सिद्धांत और आज का जो सिद्धांत है हमारा वो होगा पावलोव का सिद्धांत, जिसका नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये दिया था इवान पेट्रोविच पावलोव ने। इवान पेट्रोविच पावलोव, इनको कहते हैं आईपी पावलोव। रूस के मनोवैज्ञानिक थे ये और शरीर पे प्रयोग करते थे, यानी ये शरीर शास्त्री थे। शरीर शास्त्री, ठीक है, रूस के थे। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था ये 1904 में किया था और कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। प्रयोग किया 1904 में, 1904, और प्रयोग जो किया था इन्होंने एक कुत्ते पर किया था। कुत्ते की इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया और पाचन क्रिया पर शोध के कारण इनको 1904 में ही चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो प्रयोग भी इन्होंने 1904 में किया था और नोबेल पुरस्कार भी इन्हें 1904 में ही मिल गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मनोवैज्ञानिक हैं आईपी पावलोव। ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में एकमात्र नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था 1904 में, और कुत्ते पे शोध किया था, कुत्ते की पाचन क्रिया पे शोध किया था। और इस सिद्धांत के कुछ और नाम हमें मिलते हैं। इन्हें कहा जाता है क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट एक और नाम इसका मिलता है अनुकूलन अनुबंधन का सिद्धांत। अनुकूलन अनुबंधन का सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत। अनुकूलन अनुबंधन का सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत इसी का नाम है। इन्होंने अनुबंधन का सिद्धांत दिया, इसलिए आईपी पावलोव को अनुबंधन का जनक भी कहते हैं। अनुबंधन का जनक आईपी पावलोव को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नाम है इसका प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या संबंध अनुक्रिया का सिद्धांत। संबंध अनुक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट नाम है इसका संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये सारे आईपी पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम है, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के अन्य उपनाम हैं, ठीक है। इसे CR थ्योरी भी कहा जाता है। CR थ्योरी। CS थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी और RS थ्योरी स्किनर ने दी, जबकि पावलोव की थ्योरी का नाम है CR थ्योरी, यानी कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी। कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी, ये आईपी पावलोव की थ्योरी है। इन्होंने प्रयोग में क्या किया? प्रयोग में ये एक कुत्ते की जो अस्वाभाविक अनुक्रिया थी, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करवाना चाहते थे। यानी ये क्या करवाना चाहते थे अपने सिद्धांत में? अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया। और इन्होंने कहा कि यदि आपको किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करवानी है तो आपको अनुबंधन बनाना जरूरी होगा। तो इन्होंने एक कुत्ते को लिया और उसे रस्सी से बांध दिया। कुत्ते को रस्सी से बांधकर उसकी
जो पाचन नली थी उसमें एक नली लगा दी ऑपरेशन करके और उसे एक बोतल से जोड़ दिया। और इन्होंने देखा कि जब इस कुत्ते के सामने रोटी दिखाई जाती इसे, तो इस कुत्ते की जो लार है उसमें वृद्धि हो जाती। नॉर्मल अवस्था में इसकी लार 2 mm रहती और जब इसके सामने भोजन लाया जाता तो इसके लार में वृद्धि होकर ये 5 mm हो जाती। और ये जो प्रयोग था ये सही सिद्ध हुआ, इसलिए इन्हें 1904 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रयोग में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अनुबंधन स्थापित कराने के लिए इन्होंने एक घंटी बजाई। सबसे पहले अस्वाभाविक उद्दीपक कुत्ते को दिखाया। अस्वाभाविक उद्दीपक, इंग्लिश में कहें तो ये हो जाएगा कंडीशनल रिस्पॉन्स। कंडीशनल रिस्पॉन्स सबसे पहले इन्होंने दिखाया स्वाभाविक उद्दीपक यानी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। बदले में कुत्ते ने भोजन को देखकर लार टपकाई, यानी उसकी जो अनुक्रिया थी वो होगी स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया को हम कहेंगे अनकंडीशनल, यहाँ स्टिमुलस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। यानी जब कुत्ते को स्वाभाविक उद्दीपक दिखाया गया तो उसने जो प्रतिक्रिया करी वो भी स्वाभाविक थी। और पावलोव के प्रयोग में स्वाभाविक उद्दीपक को हम कहते हैं भोजन। सबसे पहले कुत्ते को भोजन दिखाया गया, बदले में कुत्ते ने लार टपकाई। भोजन को देखकर कुत्ते ने लार टपकाई, तो लार टपकाना हो जाएगा यहाँ पर स्वाभाविक अनुक्रिया। ये पहला प्रयोग था उनका, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में क्या किया, पावलोव जी क्या करवाना चाहते थे, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया। यानी भोजन तो क्या था, स्वाभाविक, जबकि वो अनुबंधन किससे करवाना चाहते थे, अस्वाभाविक से। तो अस्वाभाविक उद्दीपक इसमें होगा घंटी, अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस, ये हो जाएगा घंटी। पावलोव जी ने घंटी बजाई, साथ में घंटी बजाने के बाद में कुत्ते को भोजन भी दिखाया, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में स्वाभाविक उद्दीपक को भी सामने रखा। स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक यहाँ पर हो जाएगा भोजन। और बदले में कुत्ते ने लार टपकाई, यानी क्या करी, स्वाभाविक अनुक्रिया करी। स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया यहाँ पर हो जाएगी लार का टपकना। ठीक है, अभी तक स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति कुत्ता क्या कर रहा है, स्वाभाविक अनुक्रिया, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति वो दे रहा है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। दूसरी स्थिति में पावलोव जी ने क्या किया कि वो घंटी के प्रति कुत्ते से लार टपकवाना चाहते थे, इसलिए पहले उन्होंने घंटी बजाई, साथ में घंटी बजाने के 2 से 7 सेकंड के अंदर उसे भोजन दिया और बदले में कुत्ते ने स्वाभाविक अनुक्रिया करी। तीसरी स्थिति में उन्होंने क्या किया कि केवल घंटी बजाई, यानी केवल अस्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत किया। अस्वाभाविक उद्दीपक क्या हो जाएगा, घंटी। और बदले में कुत्ते ने क्या करी, अनुकूलित अनुक्रिया करी। अनुकूलित अनुक्रिया, या इसे कह सकते हैं हम संबंध अनुक्रिया। संबंध अनुक्रिया, ये हो जाएगा लार का टपकना। अभी तक हम लार के टपकने को कह रहे थे स्वाभाविक अनुक्रिया, लेकिन तीसरी स्थिति में हम लार के टपकने को कहेंगे अनुकूलित अनुक्रिया। अनुकूलित अनुक्रिया उसे कहते हैं कि यदि आप अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति किसी से स्वाभाविक अनुक्रिया करवा रहे हो तो उसे कहा जाएगा अनुकूलित अनुक्रिया या संबंध अनुक्रिया। देखो, पहली स्थिति अनुबंधन से पूर्व की स्थिति क्या है,
भोजन दिया और बदले में कुत्ते ने स्वाभाविक अनुक्रिया करी यानी लार टपकाई। यह पहली स्थिति है जब अनुबंधन स्थापित नहीं हुआ था। दूसरी स्थिति में जब अनुबंधन चल रहा था, किससे? घंटी से। तो दूसरी स्थिति में पावलोव जी ने घंटी को प्रस्तुत किया यानी अस्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत किया, साथ में स्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी बजाते से ही कुत्ते को भोजन भी दिया गया और बदले में जो कुत्ते ने रिस्पॉन्स दिया वो भी क्या था? स्वाभाविक। तीसरी स्थिति जब अनुबंधन स्थापित हो गया, ये तीन ही स्थितियां हमें पढ़ने को मिलती है। तीसरी स्थिति में जब अनुबंधन स्थापित हो गया तो केवल पावलोव जी ने घंटी बजाई और बदले में कुत्ते ने घंटी सुनते से ही लार टपकाई यानी क्या करी? अनुकूलित अनुक्रिया करी और यहाँ पर अनुबंधन स्थापित हो गया। अनुबंधन किससे स्थापित करवाना था? अस्वाभाविक उद्दीपक से, जो यहाँ पर हो गया। कौन सी स्थिति में? तीसरी स्थिति में अनुबंधन स्थापित हो गया। यही पावलोव जी का प्रयोग है। कभी कभी यहाँ पर इसकी शॉर्ट फॉर्म में पूछ ली जाती है तो हम वो देख लेते हैं। देखो, पहली स्थिति में क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक यानी इंग्लिश में कहेंगे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल स्टिमुलस। और यहाँ हमें मिलेगा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति में क्या हुआ? कंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशनल रिस्पॉन्स प्लस अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। बदले में क्या हुआ? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। तीसरी स्थिति में केवल कंडीशनल स्टिमुलस बचा और यहाँ पर भी कंडीशनल रिस्पॉन्स बचा। लास्ट स्थिति में बचता है कंडीशनल स्टिमुलस के साथ में कंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी सबसे पहले कुत्ते को क्या दिखाया गया? UCS, बदले में कुत्ते ने UCR। दूसरी स्थिति में CS प्लस UCS बराबर UCR। लास्ट स्थिति बचती है CS बराबर CR। ठीक है, पहली स्थिति है UCS बराबर UCR, दूसरी स्थिति आती है CS प्लस UCS बराबर UCR और लास्ट स्थिति मिलती है CS बराबर CR। तो ये पूछा जाएगा कि पावलोव जी की लास्ट स्थिति में हमें क्या मिलता है? तो मिलता है CS बराबर CR यानी कंडीशनल स्टिमुलस बराबर कंडीशनल रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि पावलोव जी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करवाना चाहते थे अपने प्रयोगों में, और उनका कहना था कि यदि आप अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अनुकूलित अनुक्रिया करवाना चाहते हो तो आपको अनुबंधन स्थापित करवाना होगा। तो तीन स्थितियों में उन्होंने अनुबंधन स्थापित करवाया। अब अपने सिद्धांत में पावलोव जी ने बताया कि यदि आप अनुबंधन स्थापित करवा रहे हो तो अनुबंधन की कुछ शर्तें आवश्यक हैं। तो वो शर्तें हम पढ़ते हैं। अनुबंधन की शर्तें। पहली शर्त है UCS व CS को प्रस्तुत करने का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। UCS व CS को प्रस्तुत करने का निश्चित क्रम होना चाहिए। निश्चित क्रम कैसे? सबसे पहले हम क्या प्रस्तुत करते हैं? घंटी, यानी ये हो जाएगा CS, फिर भोजन, और ये हो जाएगा UCS। यानी जिससे हमें अनुबंधन करवाना है उसको पहले प्रस्तुत करना होगा और
जो स्वाभाविक उद्दीपक है उसको बाद में प्रस्तुत करना होगा। और इसके लिए उन्होंने एक सही समय बताया कि 3 से 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको अस्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत करने के बाद 3 से 5 सेकंड में स्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अभी घंटी बजा रहे हो और कुत्ते को 1 घंटे बाद भोजन दे रहे हो तो कुत्ता स्वाभाविक अनुक्रिया नहीं करेगा। आपको घंटी बजाते से ही 3 या 5 सेकंड के अंदर उसे भोजन दे देना है, तो बदले में कुत्ता अनुकूलित अनुक्रिया करेगा। दूसरी शर्त थी उनकी कि बार बार एक ही अस्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत करना होगा। बार बार एक ही अस्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत करना होगा। यानी आप घंटी से अनुबंधन करवा रहे हो तो बार बार आपको घंटी ही बजानी होगी और साथ में भोजन देना होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आप घंटी बजा रहे हो, दूसरी बार कोई दूसरी आवाज़ उत्पन्न कर रहे हो और कुत्ते को भोजन दे रहे हो। बार बार आपको एक ही यूसीएस को प्रस्तुत करना होगा, तब जाके अनुबंधन स्थापित होगा। तीसरी उनकी शर्त थी कि यूसीएस को सीएस से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। यूसीएस को सीएस से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यूसीएस यहाँ पर है भोजन, सीएस है घंटी। पावलाव जी कहते हैं कि जब आप अनुबंधन करवा रहे हो घंटी के साथ तो आपको भोजन अधिक प्रभावशाली देना है। यानी घंटी बजाने के बाद कुत्ते को भरपेट भोजन मिलना चाहिए, तभी वो स्वाभाविक अनुक्रिया करेगा। घंटी बजाने के बाद उसे भरपेट भोजन मिलेगा तो कुत्ता दूसरी बार जब घंटी बजेगी तो वो लार जरूर टपकाएगा। ऐसा पावलाव जी का कहना है। नेक्स्ट उनकी शर्त थी कि दूसरे पद का प्रयोग सर्वाधिक बार करना चाहिए। दूसरे पद का प्रयोग सर्वाधिक बार। इसका मतलब है कि देखो 3 स्थितियां हैं, यूसीएस बराबर यूसीआर, सीएस प्लस यूसीएस बराबर यूसीआर और लास्ट में है सीएस बराबर सीआर। तो उनका कहने का मतलब है कि जो दूसरा पद है, दूसरा पद क्या हो जाएगा इसमें? पहला पद घंटी, यहाँ पर पहला पद घंटी है, दूसरा पद भोजन है और तीसरा पद लार है। तो उनका कहने का मतलब है कि जब आप अनुबंधन करवा रहे हो तो भोजन को आपको बार बार प्रस्तुत करना होगा। बार बार घंटी बजाने के बाद बार बार यदि कुत्ते को भोजन दोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि कुत्ता अनुबंधन कर लेगा कि जब भी घंटी बजती है मुझे क्या मिलता है? भोजन मिलता है। तो वो घंटी बजते से ही स्वाभाविक अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देगा। नेक्स्ट शर्त है उनकी, कोई बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए। कोई बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि जिस जगह पे आप अनुबंधन करवा रहे हो वहाँ पर दूसरी आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप घंटी से अनुबंधन करवा रहे हो, अस्वाभाविक उद्दीपक से अनुबंधन करवा रहे हो, यदि उसी समय कोई दूसरी आवाज़ भी वहाँ पर आएगी तो कुत्ता ये नहीं समझेगा कि किस आवाज़ के बजने के बाद मुझे भोजन मिलता है। उसे अनुबंधन करने में फिर दिक्कत होगी। इसलिए आपको ऐसी जगह पे अनुबंधन करवाना है जहाँ पर कोई बाह्य अवरोध ना हो, कोई दूसरी आवाज़ ना आए। नेक्स्ट शर्त थी उनकी कि यदि बार बार केवल अस्वाभाविक उद्दीपक का ही प्रयोग किया जाए। पावलाव जी कहते हैं कि यदि केवल बार बार आप अस्वाभाविक उद्दीपक यानी केवल यूसीएस का ही प्रयोग करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि कुत्ता सीआर देना बंद कर देगा। यानी कुत्ता क्या करेगा? अनुकूलित अनुक्रिया देना बंद कर देगा। आप क्या कर रहे हो? केवल घंटी बजा रहे हो और कुत्ते को भोजन नहीं दे रहे हो। बार बार केवल घंटी बजा रहे हो और कुत्ते को भोजन नहीं दे रहे हो तो बाद में कुत्ता घंटी बजने के बाद भी लार नहीं टपकाएगा। यानी कुत्ते ने क्या किया? अब अनुकूलित अनुक्रिया करना बंद कर दिया। ऐसा पावलाव जी की शर्तें थी। और पावलाव के प्रयोग में हमें 3 शब्द मिलते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। 3 शब्द जो पूछे जाते हैं कि पावलाव ने इनमें से कौन सा शब्द नहीं दिया है। तो 3 शब्द उन्होंने दिए इस सिद्धांत पे प्रयोग करके। पहला शब्द था उनका
यहाँ लिखेंगे अनुबंधन से संबंधित, अनुबंधन से संबंधित 3 मुख्य शब्द। पहला शब्द उन्होंने दिया था सामान्यीकरण, सामान्यीकरण। दूसरा दिया था विभेदीकरण, विभेदीकरण। और तीसरा शब्द उन्होंने बताया था विलोपीकरण, विलोपीकरण या विलोपन। पावलोव ने अपने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर प्रयोग करके 3 शब्द निकाले। पहला शब्द था सामान्यीकरण, दूसरा था विभेदीकरण और तीसरा था विलोपन। सामान्यीकरण में उन्होंने बताया कि 2 ऐसी वस्तुएं जिनमें समान विशेषता पाई जाती हैं वो सामान्यीकरण के अंदर आएगी। अनुबंधन में सामान्यीकरण का उन्होंने मतलब बताया कि 2 ऐसी वस्तुएं जिनमें समान विशेषता पाई जाती हैं। मतलब ये कि आप घंटी से अनुबंधन करवा रहे हो, अब यदि घंटी की आवाज़ के साथ में वहाँ पर कोई साइकिल की घंटी भी बजती है, एक हमने बजाई घंटी, दूसरी है साइकिल की घंटी, तो दोनों में थोड़ी थोड़ी समानताएं हैं। ऐसा उनका कहना है कि दोनों घंटियों में थोड़ी थोड़ी समानताएं पाई जाती है। तो कुत्ते को समझ नहीं आया कि घंटी बजने के बाद मुझे भोजन मिला या साइकिल की घंटी बजने के बाद मुझे भोजन मिला। यानी कहने का मतलब है कि 2 वस्तुएं जो समान हैं उनमें एक जैसी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है थोड़ी थोड़ी। दूसरा है विभेदीकरण। विभेदीकरण में पावलोव जी ने बताया कि भले ही ये इन वस्तुओं में थोड़ी सी समानता है लेकिन इनमें थोड़ा सा भेद भी है। यदि हम ध्यान से सुनेंगे तो दोनों घंटियों में हमें अंतर ज़रूर दिखाई देगा। यानी दोनों समान वस्तुएं, दोनों वस्तुओं में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। तीसरे शब्द का अर्थ उन्होंने बताया विलोपन। इसका अर्थ बताया कि यदि अनुबंधन स्थापित होने के बाद, पावलोव जी कहते हैं कि आपने घंटी के साथ में अनुबंधन करवा दिया, अनुबंधन स्थापित करने के बाद मात्र यदि आप केवल UCS को ही प्रस्तुत करते रहे और आपने CS को प्रस्तुत नहीं किया तो एक समय ऐसा आएगा कि कुत्ता CS देना बंद कर देगा। यानी उनके कहने का मतलब है कि केवल आप UCS को प्रस्तुत करते रहे, घंटी को ही प्रस्तुत करते रहे, स्वाभाविक उद्दीपक को ही अस्वाभाविक उद्दीपक को ही प्रस्तुत करते रहे तो जो कुत्ता लार टपका रहा था उस लार को टपकाना वो बंद कर देगा। यानी उस लार का क्या हो जाएगा, विलोपीकरण हो जाएगा, अनुबंधन का विलोपीकरण हो जाएगा। ये 3 शब्द पावलोव ने अपने सिद्धांत में दिए। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पावलोव ने अपने सिद्धांत पे प्रयोग किया, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर प्रयोग किया, तो इस सिद्धांत का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? सबसे बड़ा समर्थक इस सिद्धांत का था वाटसन, JB वाटसन, जिन्हें हम व्यवहारवाद के जनक कहा जाता है, कहते हैं। तो क्वेश्चन है पहला कि पावलोव के सिद्धांत का सबसे बड़ा जो समर्थक था, वो थे JB वाटसन। JB वाटसन ने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि पावलोव जी ने कुत्ते पे प्रयोग करके मनुष्य पे निष्कर्ष निकाले हैं कि मनुष्य भी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करवा सकते हैं। तो उन्होंने अपने बच्चे पे प्रयोग किया, यानी मनुष्य पे उन्होंने प्रयोग किया, जबकि पावलोव ने क्या किया था, कुत्ते पे प्रयोग किया। तो वाटसन ने सोचा कि ये प्रयोग मनुष्य पे भी हो सकता है या नहीं, तो उन्होंने अपने एक छोटे से बच्चे पे प्रयोग किया। और उन्होंने क्या किया कि जब भी अपने बच्चे को वो एक कृत्रिम खरगोश देते, है ना, रुई से बना हुआ एक कृत्रिम खरगोश देते, और जब भी ये बच्चा इस खरगोश को छूता, वाटसन जी क्या करते, एक डरावनी ध्वनि उत्पन्न करते। तो बच्चे को धीरे धीरे ये समझ आने लग गया कि जब भी मैं इस खरगोश को छूता हूँ यहाँ से एक डरावनी ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी उसका समझना ये था कि ये खरगोश डरावनी ध्वनि उत्पन्न करता है। तो बच्चे ने धीरे धीरे क्या किया कि इस खरगोश को छूना बंद कर दिया। ये उससे डरने लगा और इसके सामने जब भी खरगोश दिखाया जाता ये रोने लग जाता। ठीक है। फिर बाद में वाटसन ने क्या किया कि धीरे धीरे इस खरगोश को वापस वो बच्चे को देने लगे और डरावनी ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दिया। तो एक समय ऐसा आया कि ये बच्चा इस खरगोश से इसने डरना बंद कर दिया, है ना।
यानी पहले क्या हो गया था, अनुबंधन हो गया था, किससे, खरगोश से, जो कैसा था, कृत्रिम था, यानी अस्वाभाविक था। खरगोश जो था अस्वाभाविक था, जबकि बच्चा क्या कर रहा था, रो रहा था। रोना क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति बच्चे ने क्या करी, स्वाभाविक अनुक्रिया करी। और वहाँ पर पावलोव जी ने क्या करवाया था, घंटी के प्रति कुत्ते से लार टपकवाई थी। वहाँ पर भी घंटी क्या थी, अस्वाभाविक उद्दीपक, और यहाँ पर खरगोश क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक। वहाँ पर स्वाभाविक अनुक्रिया क्या थी, लार का टपकना, जबकि यहाँ पर स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है, रोना। तो फिर वाटसन ने बताया कि यह प्रयोग मनुष्य पर भी लागू हो सकता है, इसलिए पावलोव के सिद्धांत के सबसे बड़े जो समर्थक थे वो थे जे.बी. वाटसन। ठीक है, ये है पावलोव का सिद्धांत, जिसमें हमें 3 परिस्थितियां देखने को मिलती है। एक बार उनको देखते हैं। सबसे पहले स्वाभाविक उद्दीपक जो भोजन, बदले में स्वाभाविक अनुक्रिया जो हो जाएगा लार का टपकना। तीसरी परिस्थिति घंटी प्लस भोजन, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में स्वाभाविक उद्दीपक, और बदले में क्या मिला, स्वाभाविक अनुक्रिया। तीसरी परिस्थिति में केवल क्या बचा था, अस्वाभाविक उद्दीपक, और कुत्ते ने क्या की थी, स्वाभाविक अनुक्रिया, जिसे पावलोव ने नाम दिया अनुकूलित अनुक्रिया का या अनुबंधित अनुक्रिया का। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पावलोव के प्रयोग में जो भोजन है उसे और किन किन नामों से जाना जाता है। भोजन को और भी क्या क्या नाम हम दे सकते हैं। तो पहला नाम तो हमने इसे क्या दिया था, स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक, या हम कह सकते हैं प्राकृतिक उद्दीपक। प्राकृतिक उद्दीपक, या इसे हम कह सकते हैं अनानुबंधित उद्दीपक। अनानुबंधित उद्दीपक, या फिर इसे कह सकते हैं अनानुकूलित उद्दीपक। अनानुकूलित उद्दीपक, या इसे कह सकते हैं हम CS, UCS। और घंटी को क्या क्या नाम देंगे, ये स्वाभाविक है तो ये हो जाएगा अस्वाभाविक, ये प्राकृतिक है तो ये हो जाएगा अप्राकृतिक, ये अनानुबंधित है तो ये हो जाएगा अनुबंधित, और ये अनानुकूलित है तो ये हो जाएगा अनुकूलित, ये UC है तो ये हो जाएगा केवल CS। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पावलोव के प्रयोग में अप्राकृतिक उद्दीपक को हम क्या नाम देंगे। तो अप्राकृतिक उद्दीपक हो जाएगा घंटी, जबकि प्राकृतिक उद्दीपक हो जाएगा भोजन। ये पावलोव का प्रयोग समाप्त हुआ। इसके बाद दूसरा सिद्धांत आता है पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया था क्लार्क हल ने। पुनर्बलन का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम है क्लार्क हल, और ये दिया था इन्होंने 1930 में अमेरिका में दिया था। 1930 अमेरिका। पुनर्बलन का अर्थ हमने कल भी समझा था कि पुनर्बलन किसे कहते हैं कि जब आप कोई कार्य कर रहे हो, कोई व्यवहार कर रहे हो, उस कार्य के समाप्त होने के बाद आपको कोई गिफ्ट मिले, प्रशंसा यदि आपकी हो, उसे कहेंगे पुनर्बलन। आपने कल क्या किया था, छोटे बच्चे ने टेबल याद करके सुनाई थी, बदले में उसे क्या दिया गया था, एक चॉकलेट मिली थी, उसी चॉकलेट को हम कहेंगे पुनर्बलन। और मतलब आप कोई कार्य कर रहे हो, बदले में आपको कोई पुरस्कार मिल रहा है, तो उसे कहेंगे पुनर्बलन। तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया है वो क्लार्क हल ने दिया, लेकिन सबसे पहले पुनर्बलन की जो बात करी है वो स्किनर ने करी है ना। पुनर्बलन शब्द स्किनर ने दिया, जबकि पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया। दोनों में अंतर है। पुनर्बलन शब्द देने वाले स्किनर जी हैं, जबकि सिद्धांत को देने वाले क्लार्क हल हैं।
इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम है, देखो इसे कहा जाता है प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत, इसका दूसरा नाम है अधिगम का विदिक सिद्धांत। अधिगम का विदिक सिद्धांत। तीसरा इसका नाम है परिष्कृत अधिगम का सिद्धांत, या इसे कहते हैं यथार्थ अधिगम का सिद्धांत। यथार्थ अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट इसका नाम है उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत। उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, इसी को कहते हैं सबलीकरण का सिद्धांत। सबलीकरण का सिद्धांत। आवश्यकता न्यूनता का सिद्धांत। आवश्यकता न्यूनता का सिद्धांत। नेक्स्ट इसका नाम है चालक न्यूनता का सिद्धांत। चालक न्यूनता का सिद्धांत या प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। चालक न्यूनता का सिद्धांत या प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। ये सभी पुनर्बलन के सिद्धांत के उपनाम हैं जो क्लार्क हल ने दिए हैं 1930 में। इस सिद्धांत पे प्रयोग करके क्लार्क हल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है व्यवहार के सिद्धांत। व्यवहार के सिद्धांत, ये क्लार्क हल की बुक है। और इस बुक में इन्होंने बताया कि व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तो वो अपनी आवश्यकता के कारण सीखता है। उसकी आवश्यकता है और वो उस आवश्यकता की पूर्ति करना चाहता है, इसलिए उस कार्य को वो सीख रहा है। और किस में बताया? ये व्यवहार के सिद्धांत पुस्तक में उन्होंने बताया कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। इस पुस्तक में बताया कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। और उसे एक डायग्राम के माध्यम से उन्होंने बताया। वो डायग्राम हम समझेंगे तो अच्छे से ये सिद्धांत हमें समझ आ जाएगा। डायग्राम बनाते हैं। देखो, इन्होंने पुनर्बलन की बात करी है और अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण माना है। और स्किनर ने भी अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण माना था। स्किनर और क्लार्क हल दोनों ने ही पुनर्बलन को महत्व दिया और शब्द स्किनर ने दिया जबकि सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया। और क्लार्क हल जी कहते हैं कि व्यक्ति सर्वप्रथम शारीरिक संतुलन की अवस्था में रहता है। शारीरिक संतुलन की अवस्था में रहता है। और फिर किसी आवश्यकता के कारण उसका संतुलन बिगड़ता है। किसी जैविक आवश्यकता के कारण उसका संतुलन बिगड़ता है। जैविक आवश्यकताओं में क्या हो जाएगा? भूख, पानी यानी भूख, प्यास, नींद, ये हमारी जैविक आवश्यकताएं हैं। सबसे पहले व्यक्ति शारीरिक संतुलन की अवस्था में है, फिर उसे या तो भूख लगी या प्यास या फिर थकान हुई। इनके कारण उसका क्या हुआ? संतुलन बिगड़ा। संतुलन बिगड़ा। और क्लार्क हल जी कहते हैं कि जब भी व्यक्ति का संतुलन बिगड़ता है या फिर उसे कोई जैविक आवश्यकता होती है तो उस आवश्यकता से संबंधित एक चालक की उत्पत्ति होती है। यानी समझ लो, व्यक्ति को भी भोजन की आवश्यकता है तो भोजन से संबंधित कौन से चालक की उत्पत्ति होगी? भूख नामक। यानी व्यक्ति को यदि भोजन की आवश्यकता है तो उसे भूख लगेगी, और यदि पानी की उसे आवश्यकता है तो उसे प्यास लगेगी। भूख और प्यास, इनको नाम दिया है चालक। चालक। दूसरा नाम है इनका प्रणोद, और इन्हें कहा जाता है अंतर्नोद। अंतर्नोद।
प्रणोद, अंतर्नोद और चालक न्यूनता का सिद्धांत इसीलिए इसे कहा जाता है कि जब भी व्यक्ति की कोई जैविक आवश्यकता उत्पन्न होती है, उस आवश्यकता से संबंधित एक चालक की उत्पत्ति होती है और उस चालक को कम करने के लिए, उस भूख को कम करने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है, कुछ कार्य करता है। यहाँ पर क्या हुआ था? चालक की उत्पत्ति हुई थी, चालक की उत्पत्ति। अब चालक उत्पन्न हो गया तो व्यक्ति क्या करेगा? चालक को कम करने के लिए, चालक को कम करने के लिए अभिप्रेरित होगा, कम करने हेतु अभिप्रेरित होगा, यानी उसके अंदर अभिप्रेरणा आएगी कि मुझे भोजन की आवश्यकता है, यानी मुझे भूख लग रही है तो मुझे भोजन के पास जाना चाहिए। तो वो क्या करेगा? चालक को कम करने के लिए अभिप्रेरित होगा और फिर क्या करेगा? उद्देश्य निर्देशित व्यवहार करेगा, उद्देश्य निर्देशित व्यवहार करेगा। उद्देश्य निर्देशित व्यवहार का मतलब है आवश्यकता को कम करने हेतु व्यवहार, आवश्यकता की पूर्ति हेतु व्यवहार। ऐसा यदि वो करेगा तो क्या होगा? उसके चालक में कमी होगी, चालक में कमी होगी। और चालक में कमी कब होगी? जब उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, आवश्यकता की पूर्ति। और आवश्यकता की पूर्ति कब होगी? उसे भोजन चाहिए था, यदि भोजन मिल गया, पानी उसे चाहिए था, यदि पानी उसे मिल गया। ये सब क्या है? उसके लिए आवश्यकता थी और ये आवश्यकता की पूर्ति हो गई तो व्यक्ति वापस कहाँ आ जाएगा? शारीरिक संतुलन की अवस्था में। यहाँ से शुरू हुआ था और वापस यहीं पर आके वो खत्म हो गया, यानी क्या हो गया? पुनः संतुलन की अवस्था में व्यक्ति आ गया, पुनः संतुलन की अवस्था में। पूरे सिद्धांत को उन्होंने डायग्राम के माध्यम से बताया कि इस सिद्धांत को कहते हैं आवश्यक न्यूनता का सिद्धांत। आवश्यक न्यूनता का सिद्धांत का मतलब है कि व्यक्ति की कोई जैविक आवश्यकता जन्म लेती है, उस आवश्यकता को कम करने के लिए, न्यून करने के लिए वो कोई कार्य करता है, कोई कार्य सीखता है। चालक न्यूनता का सिद्धांत इसे कहते हैं कि चालक को कम करने के लिए व्यक्ति उद्देश्य निर्देशित व्यवहार करता है। और कब तक करता रहता है? जब तक उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाती, और जब उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो वह वापस पुनः संतुलन की अवस्था में आ जाता है। ठीक है, यह है पुनर्बलन का सिद्धांत जो क्लार्क हल ने दिया और अपने सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण माना है पुनर्बलन को। यहाँ पर भी बताया कि व्यक्ति ने इतना व्यवहार किया तो बाद में उसे पुनर्बलन, यानी उसे भोजन की आवश्यकता थी तो भोजन अवश्य उसे मिलना चाहिए यदि उसने इतना कार्य किया है तो। ठीक है, यानी पुनर्बलन को अपने सिद्धांत में महत्व दिया। ठीक है, ये है क्लार्क हल का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत हमें पढ़ने को मिलता है गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। अभी तक हमने जो 4 सिद्धांत पढ़े हैं, पहला पढ़ा है थॉर्नडाइक का, दूसरा स्किनर का, तीसरा पढ़ा था पावलोव का और चौथा पढ़ा पुनर्बलन का। वो सारे चारों ही सिद्धांत व्यवहारवाद पर आधारित थे, जबकि अब जो हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं ये गेस्टाल्टवाद पर आधारित है, गेस्टाल्टवाद पर आधारित। पहले हमने व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। और गेस्टाल्टवादियों में सबसे पहला जो सिद्धांत हमें मिलता है वो मिलता है सूज का सिद्धांत, सूज का सिद्धांत। ठीक है, गेस्टाल्टवाद एक जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है संपूर्ण या समग्र, संपूर्ण या समग्र। देखो, गेस्टाल्टवादी कहते हैं कि यदि व्यक्ति को कोई कार्य करवाना है तो उसके सामने जो भी कार्य है उसको पूरा रख दो, यानी संपूर्ण कार्य उसके सामने रख दो कि आपको ये कार्य करना है। तो वो जो व्यक्ति है उस कार्य के बारे में सोच के
उस कार्य को हल कर लेगा। यानी सूझ का सिद्धांत इसीलिए इसे कहा जाता है। सूझ का मतलब होता है सोचना। वो कार्य यदि पूरा उसके सामने रख दिया आपने तो सोच करके, कल्पना करके वो उस कार्य को कर लेगा, ऐसा गेस्टाल्टवादियों का कहना है। अब यहाँ से पूछा जाता है कि गेस्टाल्टवादियों में कौन कौन शामिल है। तो देखो, गेस्टाल्टवादी कहा जाता है, एक वर्दीमर है, एक कोफका है, और तीसरा नाम हमें मिलता है कोहलर। वर्दीमर, कोफका और कोहलर, ये 3 गेस्टाल्टवादी हैं। जबकि कुर्ट लेविन को भी गेस्टाल्टवादियों में रखा जाता है, लेकिन 1917 में कुर्ट लेविन जी गेस्टाल्टवादियों से अलग हो गए और उन्होंने अपना एक नया सिद्धांत बनाया था जिसका नाम है क्षेत्रवादी सिद्धांत। इसलिए मुख्य रूप से हम इन तीनों का ही नाम हमें पढ़ने को मिलता है, वर्दीमर, कोफका और कोहलर। इन तीनों को ही गेस्टाल्टवादी कहा जाता है। और वर्दीमर की एक पुस्तक है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद वर्दीमर की पुस्तक है, जो ये उन्होंने 1912 में लिखी थी, 1912 में लिखी। ठीक है। गेस्टाल्टवादियों में 3 नाम आते हैं, जबकि प्रयोग किया सूझ के सिद्धांत पर जिसने प्रयोग किया वो केवल एक ही नाम हमें पढ़ने को मिलता है, वो है कोहलर। यानी गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक तो 3 हो जाएंगे, जबकि प्रयोगकर्ता एक ही है। प्रयोगकर्ता का नाम है कोहलर। और ये कोहलर जर्मनी में एक सैनिक थे ये। तो इनका काम टापुओं पर जाने का रहता था। टापू यानी द्वीप पर ये जाते रहते थे। तो इन्होंने देखा कि एक कैनेरी द्वीप है जर्मनी में, कैनेरी द्वीप जर्मनी। इन्होंने यहाँ पर कुछ बंदरों को देखा, यानी वन मानुषों को देखा, और उनमें से एक वन मानुष जिसका नाम था सुल्तान वन मानुष, चिंपैंजी जिसे हम कहते हैं, चिंपैंजी, उसे लेकर ये आए। कहाँ से? कैनेरी द्वीप जर्मनी पर गए थे। वहाँ पर बहुत सारे वन मानुषों को इन्होंने देखा। तो उन वन मानुषों में से एक को लेकर आए थे जिसका नाम था सुल्तान, और उस पर इन्होंने प्रयोग किया। प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि इनका सोचना था कि क्या बंदरों में भी बुद्धि होती है, वन मानुषों में भी बुद्धि होती है। तो बुद्धि को चेक करने के लिए इन्होंने सुल्तान को एक कमरे में बंद कर दिया। 2 प्रयोग किए थे एक ही सुल्तान पर इन्होंने। पहले प्रयोग में क्या किया कि सुल्तान को एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे की छत पे केले का एक गुच्छा लटका दिया, और ये केले का गुच्छा इतनी ऊपर लटकाया कि यदि ये जो वन मानुष है ये उछल कूद करके केले प्राप्त करना चाहे तो केले इसे प्राप्त नहीं होंगे, यानी इसका हाथ यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। लेकिन कमरे में एक व्यवस्था थी कि यहाँ पर लकड़ी के 2 बॉक्स रखे हुए थे। बॉक्स इसलिए रखे थे कोहलर ने कि यदि इस वन मानुष में बुद्धि होगी तो ये इन बॉक्स के ऊपर चढ़ के केले प्राप्त कर लेगा। पहले तो वन मानुष ने क्या किया कि उछल कूद करके केले प्राप्त करना चाहे। बाद में इसे सूझा कि यदि मैं इन बॉक्स के ऊपर चढ़ जाऊं तो शायद ये केले मुझे प्राप्त हो सकते हैं। तो इन्होंने बॉक्स को एक के ऊपर एक रखा और उन पर ये चढ़ गए और केले प्राप्त कर लिए। यानी कोहलर ने सिद्ध किया कि वन मानुष में बुद्धि थी। समस्या क्या थी कि चिंपैंजी भूखा था, उसे केले चाहिए थे, और वहाँ पर 2 बॉक्स रखे थे कि यदि ये जो वन मानुष है ये कल्पना करेगा, सोचेगा और इसमें बुद्धि होगी तो ये केले प्राप्त कर लेगा। बाद में कोहलर ने बताया कि चिंपैंजी की तरह ही मनुष्य भी अपनी समस्या का हल प्राप्त कर सकता है यदि उस समस्या के बारे में वो कल्पना करे, सोचे तो। दूसरे प्रयोग में, ये पहला प्रयोग था इनका, दूसरा प्रयोग भी इन्होंने सुल्तान पर किया, और इसमें क्या किया कि सुल्तान को वापस एक कमरे में बंद कर दिया, और इस बार जो केले इन्होंने रखे वो कमरे के बाहर रखे।
और कमरे में एक दरवाज़ा था जिसे बंद कर दिया, लेकिन कमरे के अंदर 2 छड़ियाँ रख दी जिनका मुंह हम आपस में जोड़ सकते थे, यानी दोनों छड़ियों को जोड़कर एक लंबी छड़ी का निर्माण किया जा सकता था। पहले बंदर ने क्या किया कि अपना हाथ लंबा करके केले प्राप्त करने की कोशिश की, फिर एक एक छड़ी के माध्यम से केले प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। बाद में वो थक गया और इन छड़ियों से खेलने लगा। खेलते खेलते उसे सूझा कि यदि मैं इन दोनों छड़ियों के किनारे आपस में जोड़ दूं तो ये केले मुझे प्राप्त हो सकते हैं। तो उसने दोनों ही छड़ियों के किनारे जोड़ दिए और केले प्राप्त कर लिए। तो कोहलर ने निष्कर्ष निकाला कि चिंपैंजी में सूझ थी, यानी उसमें क्या थी, बुद्धि थी। और बाद में उन्होंने बताया कि चिंपैंजी की तरह ही यदि मनुष्य भी कोशिश करे तो अपनी समस्या के बारे में वो हल प्राप्त कर सकता है, उसके बारे में सोच कर कल्पना करके। यानी अपने इस सिद्धांत पे इन्होंने किस पर बल दिया, कल्पना, तर्क और चिंतन पर। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत में इन्होंने बल दिया कल्पना, तर्क और चिंतन, यानी समस्या के बारे में कल्पना करो, तर्क करो और सोचो तो समस्या हल हो जाएगी, ऐसा गेस्टाल्टवादियों का कहना है। और उनका कहना है कि समस्या पूरी ही मनुष्य के सामने ला देनी चाहिए। छोटी पूरी समस्या यदि उनके सामने ला दोगे तो उनके बारे में वो जरूर कल्पना करेंगे और उस समस्या का हल वो प्राप्त कर लेंगे, ऐसा गेस्टाल्टवादियों का कहना है। और ये जो प्रयोग किया था इन्होंने 1925 में किया था, कोहलर ने 1925 में ये प्रयोग किया था और एक प्रयोग करके एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है चिंपैंजी की मानसिकता। चिंपैंजी की मानसिकता ये कोहलर की पुस्तक है, जबकि थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद वर्दीमर की पुस्तक है। चिंपैंजी की मानसिकता इंग्लिश में कहेंगे मेंटेलिटी ऑफ एप्स। चिंपैंजी की मानसिकता ये 1925 में इन्होंने जब चिंपैंजी पे प्रयोग किया था तो प्रयोग करने के बाद एक पुस्तक लिखी थी कि चिंपैंजी की तरह मनुष्य भी अपनी समस्या का हल प्राप्त कर सकता है। और इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम हैं जो पूछे जाते हैं। अन्य नाम हम देखते हैं। पहला नाम है इसका अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है। दूसरा नाम है इसका गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत संपूर्णाकार या समग्राकार का सिद्धांत। संपूर्णाकार या समग्राकार का सिद्धांत। नेक्स्ट इसका नाम है सोच का सिद्धांत। सोच का सिद्धांत। पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत। पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत। इनसाइट थ्योरी यानी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इनसाइट थ्योरी का मतलब होता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये सारे इसी सिद्धांत के उपनाम हैं। ठीक है, ये हो गया कोहलर का सिद्धांत जिसका नाम है सूझ का सिद्धांत। और यह सिद्धांत आता है गेस्टाल्टवाद के अंदर। और गेस्टाल्ट जो है जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण या समग्र। गेस्टाल्टवादियों में हमें 3 नाम मिलते हैं, वर्दीमर, काफ्का और कोहलर। यानी गेस्टाल्टवाद के ये तीनों ही प्रवर्तक हैं। और वर्दीमर की पुस्तक का नाम है थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद जो इन्होंने 1912 में लिखी थी, जबकि 1925 में कोहलर ने प्रयोग किया था चिंपैंजी पर। और चिंपैंजी पर प्रयोग करके एक पुस्तक लिखी थी मेंटेलिटी ऑफ एप्स, है ना। और चिंपैंजी का नाम पूछा जाता है, चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। और प्रयोग कहाँ की, चिंपैंजी को कहाँ से लेकर आए थे, कैनेरी द्वीप जर्मनी से। ठीक है, यह कोहलर का प्रयोग है। नेक्स्ट प्रयोग हम पढ़ेंगे इसके बाद संप्रयोजनवाद पर आधारित जिसका नाम है संकेत अधिगम, वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे।
इस क्लास में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।